Welcome to Uncovered Files. 9 फरवरी 1943 के एक बेहद तूफानी रात और जर्मनी के कील शहर का तट। एक बहुत ही ऐतिहासिक रात थी वो। बिल्कुल। वहां से एक जर्मन पनडुब्बी गहरे पानी में उतरती है। अंदर नाजी सैनिक हैं, लेकिन उनके बीच एक खास भारतीय यात्री भी है जिसका कूट नाम मत्सूदा रखा गया है। और फिर 26 अप्रैल का वो दृश्य आता है। हाँ, 26 अप्रैल को मेडागास्कर के पास उसी उफनते समुद्र में वो भारतीय एक छोटी सी रबर की नाव पर बैठकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंचता है। मतलब ये कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए, इस यात्रा की जटिलता को हम आज के दौर से नहीं समझ सकते। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अटलांटिक और हिंद महासागर पूरी तरह से ब्रिटिश युद्ध पोतों से पटे पड़े थे। रडार तकनीक भी तो आ चुकी थी उस वक्त तक। जी हाँ, रडार नया था लेकिन बहुत असरदार था। ऐसे में जर्मनी और जापान जैसी दो अलग अलग नौसेनाओं का एक भारतीय के लिए इस तरह का तालमेल बैठाना कूटनीतिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। थोड़ी सी भी चूक का मतलब था सीधे मौत। बाप रे, तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी यही है। हम उन सारे स्रोतों और दस्तावेजों की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने ब्रिटिश साम्राज्य की नाक के नीचे से भागकर दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाहों से बातचीत की। और सिर्फ बात ही नहीं की बल्कि विदेश में एक पूरी आजाद सेना भी खड़ी कर दी। सही कहा। ये सब शुरू कैसे हुआ? मुझे लगता है इस पूरी रणनीति की जमीन 1939 के उस भू राजनीतिक माहौल में तैयार हुई थी, है ना? बिल्कुल। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ को, उन्होंने भारतीयों से पूछे बिना ही भारत को युद्ध में झोंक दिया। मतलब किसी भी भारतीय नेता से कोई बात ही नहीं की? जी नहीं, किसी प्रांतीय सरकार से भी नहीं। इसके विरोध में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन नेताजी का जो नजरिया था वो बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा था। हाँ, मैं पढ़ रही थी कि वो इसे भारत के लिए एक बड़ा मौका मान रहे थे। उनका साफ मानना था कि दुश्मन जब खुद कमजोर हो या अपने घर में उलझा हो तब वार करना सबसे सही रहता है। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व इस बात से सहमत नहीं था। वो फांसी वक्त के खिलाफ अंग्रेजों के युद्ध में बाधा नहीं डालना चाहते थे। बिल्कुल। और इसी वैचारिक टकराव के चलते नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फिर 1940 में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो जेल के अंदर उन्होंने एक ऐसा दांव चला जिसने ब्रिटिश प्रशासन को हिला दिया। आमरण अनशन वाला दांव। हाँ, उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे रिहा करो या मैं जीने से इनकार कर दूंगा। ब्रिटिश सरकार के लिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन गई होगी। अगर इतने बड़े नेता को जेल में कुछ हो जाता तो पूरे देश में विद्रोह भड़क सकता था। इसी डर से अंग्रेजों ने उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया, बाहर कड़ा पहरा लगा दिया। लेकिन यहीं से खुफिया तंत्र की विफलता की वो कहानी शुरू होती है जिसे हम द ग्रेट एस्केप कह सकते हैं। 16 जनवरी 1941 की रात को वो गायब हो गए। ये तो बिल्कुल किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर जैसा लगता है। वो मोहम्मद जियाउद्दीन नाम के बीमा एजेंट का भेस बनाकर निकले थे ना? जी, अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस के साथ। और देखिए, उन्होंने एक झटके में सफर नहीं किया। कलकत्ता से धनबाद, फिर गोमो स्टेशन से कालका मेल, फिर फ्रंटियर मेल से पेशावर पहुंचे। टुकड़ों में सफर किया ताकि सीधा सुराग न मिले। बहुत ही चतुर रणनीति थी। और पेशावर में मियां अकबर शाह की मदद से उन्होंने जो अगला भेस लिया वो तो और भी अचूक था। एक बहरे और गूंगे पठान का भेस। मुझे तो ये सोचकर ही हैरानी होती है कि उन्होंने अपनी कमजोरी को ही हथियार बना लिया, क्योंकि उन्हें पश्तो भाषा नहीं आती थी। सही बात है। अगर कोई रोकता तो उनके साथी भगत राम तलवार बता देते कि ये व्यक्ति सुन बोल नहीं सकता और दरगाह जा रहा है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा था दस्तावेजों को देखकर। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी इतनी नाकाम कैसे हो गई कि 12 दिन तक उन्हें भनक ही नहीं लगी? हाँ, इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। परिवार वाले रोज कमरे के बाहर खाना रख देते थे और उनके भतीजे वो खाना खाकर खाली बर्तन बाहर रख देते थे। अरे बाप रे! मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक को खाली बर्तनों ने बेवकूफ बनाए रखा। बिल्कुल। पुलिस वालों को लगा कि नेताजी अंदर आराम कर रहे हैं। उन्होंने खुद को एकांतवास में बताया था, तो पुलिस ने अंदर जाकर चेक करने की हिम्मत ही नहीं की। फिर तो 27 जनवरी को जब कोर्ट में पेशी थी तभी भंडाफोड़ हुआ होगा। जी, तब तक तो वो खच्चरों और ट्रकों के जरिए काबुल पहुंच चुके थे। लेकिन काबुल में उनके सामने एक और बड़ी दीवार खड़ी थी। हाँ, सोवियत संघ की नाकामी। मैं देख रही थी कि सोवियत दूतावास ने उनकी बिल्कुल मदद नहीं की। देखिए, कूटनीति में भरोसे की बहुत कमी होती है।
सोवियत अधिकारियों को लगा कि ये कोई ब्रिटिश जासूस है जो भेष बदल कर आया है। तो जब वहां से दरवाजे बंद हो गए तब उन्हें जर्मनी की तरफ रुख करना पड़ा। हाँ, फिर जर्मन मंत्री हंस पिल्गर और इतालवी राजदूत की मदद से उन्हें एक इतालवी पासपोर्ट मिला, ऑरलैंडो मेजोटा के नाम से। और ये बहुत जरूरी था क्योंकि ब्रिटिश एजेंसियों को पता चल गया था कि बोस काबुल में है। उन्होंने तुर्की में हत्या की साजिश भी तो रची थी। बिल्कुल, लेकिन नेताजी ने वो रास्ता ही छोड़ दिया और मॉस्को होते हुए 2 अप्रैल को सीधे बर्लिन पहुंच गए। वहां उनके 3 बड़े लक्ष्य थे। एक निर्वासित सरकार बनाना, दूसरा एक प्रोपेगेंडा रेडियो शुरू करना और तीसरा युद्धबंदियों से सेना बनाना। जी, लेकिन यहां पर हिटलर की विचारधारा आड़े आती है। हिटलर भारतीयों के बिल्कुल खिलाफ था। उसने अपनी किताब माइन काम्फ में भारतीयों को एशियाई बाजीगर कहकर मजाक उड़ाया था। देखिए, यहीं पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। ये एक बड़ा वैचारिक मुद्दा है। जब हिटलर ने अपनी किताब में भारतीयों को नीचा दिखाया था, तो क्या उसके साथ हाथ मिलाना एक सही फैसला था? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे यथार्थवाद या प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी कहते हैं। नेताजी अच्छी तरह जानते थे कि नाजी जर्मनी उनका सच्चा दोस्त नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक लेन देन का रिश्ता था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाला हिसाब। एकदम सही। और इसी कूटनीति के तहत जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना हुई। आजाद हिंद रेडियो शुरू हुआ, जिससे जय हिंद का नारा निकला। और शायद जनगण मन भी वहीं पहली बार बजा था ना? जी हाँ। और सबसे अहम बात, जर्मन कैंपों में जो भारतीय युद्ध बंदी थे, लगभग 10,000 बंदी थे वहां, जिन्हें अंग्रेजों ने अपनी तरफ से लड़ने भेजा था। हाँ, तो नेताजी ने उनसे सीधा संवाद किया और 5,000 सैनिकों वाली इंडियन लीजन तैयार कर ली। इसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि नेताजी ने जाति और धर्म का भेदभाव पूरी तरह मिटा दिया। वो सब एक साथ खाते थे और एक साथ रहते थे। लेकिन जर्मनी से सिर्फ प्रोपेगेंडा का ही फायदा मिल रहा था, है ना? जमीनी मदद तो नहीं मिल पा रही थी। ये वजह थी कि 1942 में जब वो हिटलर से मिले तो उन्हें निराशा हुई। हिटलर की सेना भारत तक पहुंचने की हालत में नहीं थी। तो फिर उन्होंने पूरब का रुख किया, जापान की तरफ। बिल्कुल, क्योंकि जापान उस वक्त दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेनाओं को हरा रहा था। सिंगापुर उनके कब्जे में था और वहां 40,000 भारतीय युद्धबंदी थे। ये तो बहुत बड़ा रणनीतिक मौका था। और फिर वही पनडुब्बी वाली खतरनाक यात्रा हुई जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। जापान पहुंचकर वो सीधा प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो से मिले। और तोजो ने जापानी संसद में खड़े होकर भारत की आज़ादी का खुलकर समर्थन किया, क्योंकि जापान को भी एक बफर जोन चाहिए था ब्रिटिश सेना के खिलाफ। दोनों के हित आपस में जुड़ गए थे। फिर सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह और रासबिहारी बोस ने जो आईएनए बनाई थी, उसकी कमान नेताजी को सौंप दी गई। यहीं से वो मशहूर चलो दिल्ली का नारा आया। जी, और यहीं से आईएनए का विस्तार शुरू होता है। लेकिन इसे आप आज के ज़माने के एक स्टार्टअप की तरह समझ सकते हैं, लाख सैनिकों की सेना बनाने का। लेकिन उनके सबसे बड़े निवेशक यानी जापान के पास सिर्फ 30,000 लोगों को रसद देने की क्षमता थी। विजन करोड़ों का और बजट सिर्फ हजारों का। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। बिल्कुल, उन्होंने आम नागरिकों को इस युद्ध में शामिल कर लिया। लोगों ने अपनी कमाई, जेवर, सब कुछ आईएनए को दान कर दिया। ये तो सच में एक जन आंदोलन बन गया था। आईएनए के जो 3 उसूल थे, इत्तेफाक, एतमाद और कुर्बानी, यानी एकता, विश्वास और बलिदान, वो यहाँ साफ दिखते हैं। और ये एकता उनकी रेजिमेंट्स के नामों में भी झलकती है। गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष और रानी झांसी रेजिमेंट। यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात आती है। आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि नेताजी और गांधी जी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। लेकिन इन दस्तावेजों को देखकर तो कहानी बिल्कुल अलग लगती है। देखिए, जो आज भ्रांतियां फैलाई जाती हैं वो ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाती। अगस्त 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो नेताजी ने बर्लिन रेडियो से उसका पूरा समर्थन किया था। उन्होंने उसे अहिंसक गुरिल्ला युद्ध भी कहा था ना? जी, और 6 जुलाई 1944 का रेडियो प्रसारण तो इतिहास में दर्ज है, जहां नेताजी ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा और उनसे आशीर्वाद मांगा। और बदले में गांधी जी ने उन्हें देशभक्तों का राजकुमार कहा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल और एक दूसरे के प्रति सम्मान बिल्कुल एक था? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सम्मान में कोई कमी नहीं थी। तो अब कूटनीति हो गई, सेना बन गई, आशीर्वाद भी मिल गया। अब बारी थी सीधे जमीनी प्रहार की। हाँ, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद की प्रांतीय सरकार बनी। अब इसे तो कर वसूलने और कानून बनाने का भी अधिकार था।
और इसी सरकार को दिसंबर में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सौंप दिए। 30 दिसंबर को वहां भारत का तिरंगा फहराया गया। ये भारत की पहली स्वतंत्र जमीन थी। सोच करे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मार्च 1944 में इम्फाल और कोहिमा पर हमला हुआ और मणिपुर के मोइरांग में तिरंगा फहराया गया। सब कुछ बहुत सही जा रहा था, लेकिन फिर कुदरत ने खेल बदल दिया। प्रशांत महासागर में अमेरिका से लड़ाई तेज होने के कारण जापान को अपना एयर कवर हटाना पड़ा। और उसी वक्त समय से पहले भयंकर मॉनसून आ गया। मतलब ये इतिहास का वो पन्ना है जहां ऐसा लगता है कि एक बेहतरीन शतरंज का खेल चल रहा था और अचानक पूरा बोर्ड ही बारिश में बह गया। बिल्कुल सटीक उपमा दी है आपने। मूसलाधार बारिश ने सप्लाई लाइन काट दी। दस्तावेज बताते हैं कि आईएनए के बहादुर सैनिकों को घास और जंगली फूल खाकर गुजारा करना पड़ा। बीमारियां फैलने लगी। ये तो बहुत ही दुखद त्रासदी थी। और फिर 18 जुलाई 1944 को उन्हें पीछे हटने का फैसला लेना पड़ा। 21 अगस्त को नेताजी ने रेडियो पर अपनी हार स्वीकार भी की। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो नई रणनीति बनाने में जुट गए थे। इस पूरी चर्चा से हमें ये समझना चाहिए कि नेताजी का सफर सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी। ये अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है। बिल्कुल। और सूचनाओं के इस दौर में हम किसी भी ऐतिहासिक घटना को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते। बड़े लक्ष्यों के लिए कई बार असुविधाजनक और बहुत ही व्यावहारिक फैसले लेने पड़ते हैं। एकदम सही बात है। और इसी यथार्थवाद ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। तो आज के इस डीप डाइव को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, अगर 1944 में वो मानसून समय से पहले नहीं आता और इम्फाल की सप्लाई लाइन नहीं कटती, तो क्या द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद हमारे स्वतंत्र भारत का इतिहास किसी और ही स्याही से लिखा जाता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ। Please subscribe Uncovered Files.